हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन की कहानी देखी थी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, स्नेल्स लॉ देखा था। वो सारी कहानी खत्म करने के बाद आज हम रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके साथ उसका एक एप्लीकेशन लेके डिस्कस करेंगे, विच इज apparent एंड रियल डेप्थ। बच्चा लोग, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के डिपेंडिंग। सो ऐसा मत सोचिएगा कि बोर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो बोर्ड एग्जाम में नहीं है तो हम नहीं करें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का मतलब क्या है? आप लोग कभी भी अगर स्विमिंग पूल जाते हो, सो आपको स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो काफी ऊपर दिखाई देता है, मतलब देखने से हमको पता नहीं लगता कि उसकी डेप्थ एक्चुअली कितनी है। जब हम अंदर जाते हैं तो पता लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो फिर दूसरा एक आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने कांच का एक ग्लास लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास, उसके अंदर पानी भर दो एंड उसके अंदर एक कॉइन डाल दो। आपको लगेगा कि वो कॉइन की हाइट एक्चुअली उतनी नहीं है जितनी रियल में है, थोड़ा आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। सो व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से इज कि अगर हम कोई कप ले लें और उसमें पूरा पानी भर दें एंड यहां पे हम हमारा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल में हाइट कितनी है? ये एक्चुअल हाइट सरफेस से, एक्चुअल हाइट एंड एपरेंट हाइट दोनों ही सरफेस से मेजर की जाएगी। सो इसको हम बोल देते हैं, चलिए, डी। लेकिन जब मैं यहां ऊपर से इसको देख रहा हूंगा, सो ये मुझे कुछ यहां पे दिखाई देगा। एग्जैक्टली मुझे यहां पे दिखाई नहीं देगा, ऊपर ही दिखाई देगा। सो ये जो हाइट जो एक्चुअल में है ही नहीं, इसको हम बोल सकते हैं नकली हाइट या झूठी हाइट, जो एक्चुअल में है नहीं बट मुझे दिख रही है, उसको हम बोल देंगे डी डैश। सो डी का मतलब क्या है? रियल या तो एक्चुअल डेप्थ, एंड डी डैश क्या है? एपरेंट डेप्थ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हमें इसकी ओरिजिनल हाइट नहीं दिख रही? तो स्टूडेंट्स, अब मेरी आंख इधर है, ये रेस एक्चुअली यहां जा रही है। देखो मेरी आंखों में कौन सी रे घुसेगी, जो एक्चुअल में मेरे तरफ आ रही है या कोई और? देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई रे इस तरफ से यहां जाएगी, सो हमें पता है कि वो नॉर्मल से बेंड हो जाती है। अब ये वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है। सो जब डेंसर से रेयर, मतलब याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि एक मोटे थिक मीडियम में से एक थिन मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो नॉर्मल के अवे बेंड होती है। सो वो लाइट यहां कहीं चली जाएगी, तो मुझे क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर है। समझ आ रहा है? तो ये एक्चुअली जहां से रे आ रही है, मुझे वो वाली रे नहीं दिख रही है, कोई और रे मेरी आंखों में जा रही है। वाई? बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। सो रिफ्रैक्शन के कारण ये सिनेरियो यहां पे पैदा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जब पता लगाएंगे कि रियल डेप्थ कितनी है या एपरेंट हमें क्यों दिख रहा है, समझ आ गया। अब रियल है कितनी, एक्चुअल में है कितनी, उसको पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं देखेंगे, चले इसका ले लेते हैं n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं n2। मीडियम 1 n1, मीडियम 2 n2। यहाँ पे एयर है बट जरूरी नहीं कि हमेशा एयर ही हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। बट मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। ये मेरी सरफेस हो गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, कंपल्सरी ये जो लेवल सरफेस है उससे मेजर किया जाता है। ओके, स्नेल्स लॉ याद है? चलिए इसको मैं ले लेता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसको मैं ले लेता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। स्नेल लॉ क्या कहता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट सरफेस, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मीडियम का एंगल इज इक्वल टू
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मीडियम का एंगल। बोलो सही है? क्लियर? ओके, नाउ व्हाट टू डू? बस लोग ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम x लेके चलते हैं। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये एक रे जो स्ट्रेट आ रही है, जो 90 डिग्री पे आ रही है, और एक रे जो मेरे आंखों में घुस रही है, उन दो रे के बीच का डिस्टेंस x है। एंड ऑब्वियसली ये x बहुत ही छोटा होगा। क्यों? हम यहाँ पे एक एजम्पशन करके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखना था, आई फॉरगॉट टू राइट, मैं यहाँ लिख लेता हूं। ओके, इस समय हम एक एजम्पशन करके चल रहे हैं कि ये जो रेस है वो एक पैराएक्सियल रेस है। कैसी रेस है? पैराएक्सियल। पैराएक्सियल रेस हमने पहले भी देखा था, ऐसी रेस जो काफी नजदीक हो एंड ऑलमोस्ट पैरेलल, नजदीक हो एंड ऑलमोस्ट पैरेलल हो, उसको हम कहते हैं पैराएक्सियल रेस। सो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि डिस्टेंस छोटा होगा, जो भी है तो सही। अब अच्छा, अगर ये पैराएक्सियल रेस है तो क्या ये एंगल छोटा होगा? है ना? सिंस rays are paraxial, I and R are very very small। ये दोनों एंगल बहुत छोटे होंगे। देखो बच्चा लोग, एक्चुअली हमारा पूरा सिलेबस ही है ना छोटे से चीजों पे बसा हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये 100% ऐसा ही होता है, और भी इसमें चीजें रहती है, बट अभी 12th के अंदर हम यही चीज लेके चलते हैं, यही केस। इसके दूसरे केसेस आप हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे अगर आप बीएससी फिजिक्स करते हैं तो। ओके बच्चा, अगर r छोटा है तो मुझे पता है कि sin i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। एंड ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है tan i के भी। sin i, tan i या सिर्फ एंगल i, ये तीनों की वैल्यू सेम होती है अगर एंगल छोटा है तो। सेम केस हो जाएगा रिफ्रैक्शन के लिए। sin r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan r। अच्छा, tan i कितना होगा? ये i है, जरा मुझे बताओ tan i कैसे निकालेंगे? tan i निकालना है हमें। एनी गेसेस? बच्चा लोग, हमने इन रेस को, सॉरी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल, लेकिन इस केस में ऑपोजिट तो दिख नहीं रहा, 90 डिग्री दिख नहीं रहा, तो ये ट्राइंगल के अंदर tan i निकालना था, पॉसिबल नहीं। अब यहाँ देखते जाओ, हमने एजम्पशन क्या लिया है कि रेस पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल। इसका मतलब ये जो दो रे है 90 डिग्री वाली एंड सम एंगल वाली, ये पैरेलल हो जाएगी। यस और नो? अब अच्छा, क्या ये z बनेगा अगर ये पैरेलल है तो? अगर ये पैरेलल है तो, एंड हम पैरेलल मान के चल रहे हैं, तो ये एंगल भी i हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ट्राइंगल, ये x, ये देखो ये d डैश है, ये डिस्टेंस कितना है? d डैश, एंड ये एंगल i, तो यहां से tan i क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो x बाय d डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बाय d डैश। बोलो सही है? क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके अच्छा, tan r की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? r क्या है? ये वैल्यू tan r है, सॉरी r है। अब tan फाइंड करना है, tan r कैसे करेंगे? यस, ये r है, मुझे यहां से tan r की वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे? बच्चे लोग अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल एंड ये एंगल में बोल रहा हूं, चलो ये सेम हो जाएंगे r। कैसे? ये एंगल r है, ये तो हमने लिया था, ये एंगल भी r हो जाएगा। कैसे? अरे स्टूडेंट्स, हमने क्या मान लिया है कि ये दो रे पैरेलल है। यस और नो? अभी ये एक नॉर्मल के साथ, चलो मैं ये नॉर्मल ले लेता हूं, ये नॉर्मल के साथ r बना रहा है। सो यही रे यहां पे भी ले लूं, देखो ये रे ऐसी है, ये r,
अच्छा, अगर मैं ये एक नॉर्मल लूं, ये भी लाइन पैरेलल लूं, तो क्या ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा? यस और नो? अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। बोलो कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ रखा है ना, दो लाइन पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ अवर एजम्पशन दैट दिस रेज आर पैरेलल। ये रियल में पैरेलल नहीं होगी, बट ये इतने नजदीक है कि ये हमको पैरेलल दिखेगी। ओके, सो अब अगर मैं इसको आर ले लूं तो बेटा यहां से tan r क्या हो जाएगा? tan r इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो अब की बार ये x एंड ये पूरा कितना लेंथ है? d। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x बाय d। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं। इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2, इसको 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 चलिए। सो ये साइन आई के बदले ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। ये n1 साइन आर, साइन आर कितना है? x बाय डी इज इक्वल टू n2 साइन आई, साइन आई कितना है? x बाय डी डैश। तो x x दो तरफ से गया, ये क्या आ गया? n1 बाय डी इज इक्वल टू n2 बाय डी डैश। बच्चा मैं डी डैश को इधर ऊपर लेता हूं, n1 को वहां लेता हूं। डी डैश बाय डी इज इक्वल टू n2 बाय n1। इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो वो भी राइट होगा। यहां लिखूं उसका रेसिप्रोकल, यानी वो क्या हो जाएगा? d बाय डी डैश इज इक्वल टू n1 बाय n2। अब आपको ये रेशियो याद रखना है तो इसको याद रखो, ये रेशियो याद रखना है तो इसको याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगी? सर जब दो मीडियम हमको रियल में दिए जाएंगे तो हम n1 किसको लेंगे, n2 किसको लेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, हमने n2 किसको लिया है? जहां से लाइट आ रही है। n2 मतलब जहां से लाइट आ रही है, n1 मतलब जहां पे लाइट। सो आपको ये याद रखना है, अगर आप ये रेशियो देखो, कोई एक रेशियो आप फिक्स कर लो। सपोज चलो मैं ये रेशियो लेके चलता हूं, d बाय डी डैश इज इक्वल टू n1 बाय n2, है ना? 1 ऊपर अच्छा लगता है, 2 नीचे अच्छा लगता है, एक अच्छा लगने वाली बात है और कुछ नहीं। सो n1 मतलब जहां लाइट जा रही है, एंड n2 का मतलब जहां से लाइट आ रही है। बच्चा n2 आ रही है, लाइट आ रही है, बस इसको इतना याद रखो, खत्म। तो अगर आपको कभी भी रियल और अपरेंट डेप्थ का कोई भी क्वेश्चन आवे, ये छोटी सी फॉर्मूला लगानी है और इसमें n1 n2 का ख्याल रखना है। n1 जहां पे लाइट जा रही है, n2 जहां से लाइट आ रही है, दैट्स इट। सब लोग बच्चा यहाँ पे एक करेक्शन है, हमने इसको आई लेके चल रहे थे इतनी देर से, बट एक्चुअली आई क्या होता है? रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। यस और नो? सो एंगल एक्चुअली ये होगा। एक काम करो, फिगर में और ब्रॉड बनाता हूं, आपको चीजें समझ आ जाएगी। डेरिवेशन ऐसे ही जाएगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, खाली यहां पे हल्का सा चेंज आएगा। चल अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ले लूं, सो ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली 90 डिग्री पे, और एक रे मैं ये वाली ले लेता हूं, एंड ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड यहां कहीं मेरी आई है। अब अच्छा ये एंगल हो जाएगा आई, हम इसको पैरेलल लेके चल रहे हैं तो ये z बनाएगा, है कि नहीं? देखो ये z बनेगा, ये पैरेलल है इसलिए, सो ये एंगल आई हो जाएगा। सो खाली चेंज क्या आएगा कि i इज इक्वल टू एक्स बाई डी हो जाएगा, एंड ये r है। बेटा मैं ये जो रे है ना, इसको स्ट्रेट पीछे लेता हूं यहां तक, ये जहां ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है?
जब रिफ्लेक्टेड लाइट को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वहीं पे तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ये तो हमने मिरर में भी देखा हुआ है। सो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब अच्छा अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, वही करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आर क्या हो जाएगा, एक्स बाय डी डैश। बस कितना सही चेंज है, नथिंग एल्स। तो ये d बाय डी डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1। अगर उसका रेसिप्रोकल याद रखना है तो d डैश बाय d इज इक्वल टू n1 बाय n2। क्लियर? बाकी चीजें तो वही है। अगर मैं इसको n1 ले लेता हूं, इसको n2 ले लेता हूं, तो कहानी तो वही की वही रहेगी। यस और नो? ओके, सो देखो ये चीज तो वही है। n2 मतलब जहां से लाइट आ रही है, n1 मतलब जहां पे लाइट जा रही है। क्लियर? चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो जिसको करना है, तो हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अब अच्छा लोग, आपको ये वाटर लेवल दिया है और यहां पे आपको एक फिश दे दी है मस्त वाली, और यहां पे ऊपर एक बर्ड उड़ के जा रहा है। बर्ड और वाटर के बीच का डिस्टेंस हमको दे के रखा है 36 सेंटीमीटर, एंड वाटर सरफेस से फिश का डिस्टेंस हमको देके रखा है 24 सेंटीमीटर। ये एयर है, सो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड ये वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देके रखा है 4/3। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डेप्थ, what will be the depth of fish as seen by bird, and उसी के अंदर सेकेंड क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ बर्ड, सॉरी डेप्थ नहीं, हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। मतलब हमको ये देखना है कि फिश को बर्ड कितना ऊपर दिख रही है एंड बर्ड को फिश कितना नीचे दिख रहा है। बच्चे लोग इसमें सपोज करो, मान लो कि ये फिश यहाँ पे कहीं है, ठीक है, मतलब एक्चुअली फिश है इधर, दिख इधर रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पहले बर्ड की। बर्ड जब पानी में देख रहा है तो बर्ड को ये फिश यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये इसकी अपरेंट डेप्थ हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर होगा? नहीं बच्चा, बर्ड ऑलरेडी सरफेस से थोड़ा ऊंचा है, सो बर्ड को कितना नीचे दिखाई देगा, 36 प्लस दिस वैल्यू। समझ आ रहा है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि d और d डैश कंपलसरी सरफेस से मेजर किया जाता है, ये सरफेस से, ये ऑब्जेक्ट से नहीं। क्लियर? तो चले फटाफट इसका आंसर निकालिए, उसको इसमें ऐड करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। ओके, सो सबसे पहला हमें क्या करना है, बर्ड फिश को देख रहा है, बर्ड फिश को देख रहा है, तो बेटा रेस कहां से कहां जाएगी, फिश से बर्ड में, यानी कि रेस यहां से यहां जा रही है, ये इसको देख रहा है ना बेटा। ओके, सो उस केस में d बाय डी डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1। अब n2 क्या था, जहां से रेस आ रही है, मतलब हमारे केस में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये n2 बन जाएगा और ये n1 बन जाएगा। समझ आ रहा है? n2 मतलब जहां से रेस आ रही है। अब रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ देके रखा है हमको 24 अपॉन डी डैश की वैल्यू चाहिए n2 कितना है 4/3 एंड n1 1। सो यहां से क्या हो जाएगा 24, ये जब यहां पे आएगा तो इसका रेसिप्रोकल, ये 6 6 3 जा 18। सो डी डैश इज इक्वल टू 18 आ गया। हम मान लेते हैं कि चलिए फिश यहाँ पे कहीं दिखेगी उसको, तो ये हाइट कितनी आ गई 18। अब एक्चुअली ये फिश की इमेज बर्ड से एक्चुअली कितना दूर है बेटा, बर्ड ऑलरेडी 36 सेंटीमीटर ऊपर उड़ रहा है, सो बर्ड से ये टोटल कितना दूर हो गया 36 प्लस 18। Therefore, depth of fish with respect to bird is equal to 18 plus 36, कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन, फिश बर्ड को देख रहा है, फिश अब बर्ड को देख रहा है, सो रेस जो है बेटा अब ऊपर से नीचे आएगी, सो ये बन जाएगा n2 एंड ये बन जाएगा n1। n2 मतलब जहां से लाइट आ रही है, सो रेस अब की बार ऊपर से आ रही है, सो अगेन d by d dash is equal to n2 by n1 रियल डेप्थ। बेटा अब क्या करोगे, रियल डेप्थ इसको लोगे कि इसको लोगे, 36 को लोगे। अरे जब रेस ऊपर आ रही है तो रियल में इतना है ना, ये कहां दिखाई देगा भाई, ये बर्ड इसको यहां कहीं दिखाई देगा अब, सो एक्चुअली बर्ड था यहां, दिख यहां रहा है, तो अब तो रियल ये हो जाएगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बस ये कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखनी, बाकी फॉर्मूला तो क्या है, d डैश हमको ढूंढना है, इज इक्वल टू n2, हमारा n2 ये हो गया 1 अपॉन यहाँ पे 4/3, इसको सीधा यहाँ ले आओ, सो 36 इंटू 4/3 इज इक्वल टू d डैश, सो d डैश इज इक्वल टू 12 4 जा 48 सेंटीमीटर, सो 48 प्लस 24। बच्चा ये बर्ड को देखो, अगर ये मान लो, देखो कितना आया 48, यानी कि बर्ड और ऊपर कहीं चला गया, इस फिश को बर्ड दिख यहां रहा है, सो उसको कितना दूर नजर आएगा भाई, फिश तो ऑलरेडी पानी के इतना नीचे है और ये और ऊपर चला गया उसकी इमेज, तो उसको दिखेगा कितना 48 प्लस 24, देयरफॉर हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश is equal to 48 plus 24 72 सेंटीमीटर। समझ आया, सो ये आंसर गलत निकला 72। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चा लोग, अब हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने ग्लास स्लेब ले लिया है। ग्लास स्लेब पता है ना, आपने 10th में ही पढ़ा था, ग्लास स्लेब मोटा सा ग्लास आता है। एक ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक ग्लास स्लेब ले लिया है और इस ग्लास स्लेब की थिकनेस है 15 सेंटीमीटर और हमारी जो आई है वो अगेन इस अपर सरफेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। अब ये ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअली यहाँ तो दिखेगा नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 2 + 15 17 + 10 27, लेकिन क्या मुझे 27 सेंटीमीटर पे दिखेगा, नहीं कहीं और दिखेगा। सो क्वेश्चन यही है, फाइंड द apparent depth of object O as seen by eye, by the eye, ये वाली आंख। फिर आप बोलेंगे सर हमारे भी तो आंख है, नहीं, बाय दिस आई। ओके क्या करेंगे बच्चा, देखो पहले इसका रिफ्लेक्शन, यहां से रेस, ग्लास स्लेब का पता है ना आपको, ग्लास स्लेब में कैसे होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है सो पहले वो टूवर्ड्स बेंड करेगी एंड जैसे वो बाहर निकलेगी वो अवे बेंड करेगी। आई थिंक तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन एंड ये एमर्जेंट। फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब रेज यहां से यहां पहुंच रही है तो वो 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार यहां एक बार यहां, मतलब एक बार हाइट चेंज होगी सरफेस S2 के कारण और सेकेंड टाइम हाइट चेंज होगी सरफेस S1 के कारण। तो पहले आप इसके लिए हाइट निकालो, मान लेते हैं कि चलिए ये ऑब्जेक्ट यहां के बदले यहां कहीं नजर आ रहा है, तो अब एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी ये। अच्छा एक बात बताओ, जब आप केस 1 लोगे, मतलब आप इसके लिए रिफ्रैक्शन देखोगे तो इसकी रियल हाइट कितनी लोगे, मतलब रियल हाइट 10 लोगे, रियल हाइट 25 लोगे कि रियल हाइट 27 लोगे, सोच के बताना बच्चा लोग। हम पहले ये देखेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि हमारी आंखें यहां कहीं है, ऑब्वियसली ग्लास के अंदर तो आंखें जा नहीं सकती है, हम ऐसा मान लेंगे कि हमारी आई यहां कहीं है, तो रियल डेप्थ आप लोगे 10 सेंटीमीटर। अब मान लो कि ये हमारा हाइट आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल 7, मुझे नहीं पता क्या आंसर होगा, जस्ट फॉर 7। तो अब हमारी हाइट कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, अगर मैं आंख को यहां पे लेके चलूं तो 15 + 7 22, समझ आ रहा है। फिर वापस से इसके कारण आप कुछ लोगे, और जब आप इस सरफेस के लिए एपरेंट हाइट फाइंड करोगे तो एक्चुअल डेप्थ आप इतनी लेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आप इस सरफेस को फिर अवॉइड कर दोगे,
एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आएगा, देख लेना। यानी कि जब आप इस सरफेस के लिए इसको देख रहे होंगे तो ये हाइट को, ये सरफेस को आपको अवॉइड करना है एंड दिस प्लस दिस डिस्टेंस को आपको रियल डेप्थ लेके चलना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलो मैं फटाफट इसको करता हूं। फॉर सरफेस S2 मान लेते हैं कि हमारी आई जो है वो ग्लास के अंदर कहीं पे बैठी हुई है। अब ये यहां से एक रे स्ट्रेट, एक रे अगर यहां जाएगा सो वो पहले टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होगा, यस और नो? अब ये ऑब्जेक्ट मुझे कहां दिखाई देगा? यहां कहीं। देखते हैं, चलिए। d बाय डी डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1। रियल डेप्थ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर अपॉन डी डैश हमें ढूंढना है एंड n2 का मतलब जहां से रे आ रही है, तो ये मेरे इस केस में ये n2 बन जाएगा एंड ये n1 बन जाएगा। इसको यहां ले लो, सो 1.5 इंटू 10 15 आ जाएगा, यानी d डैश इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से कहीं दूर चलेगा, 15 मतलब नीचे चला गया ना, सो ये यहां कहीं चला जाएगा। यहां ले लेते हैं और ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो गया। बोलो यहां तक क्लियर? अब ये इमेज, ये इसकी इमेज इसके थ्रू वापस से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब जैसे ये आगे जाएगा सो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। समझ आ रहा है? एंड ये आंखों को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। आंखें तो हमारी भटकती आत्मा है, कहीं भी जा सकती है। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे? वापस फॉर सरफेस S1। बच्चा इसके लिए रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी सोच के बताना। इस सरफेस के लिए देखो, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, तो ये सरफेस से डिस्टेंस लेना है, तो 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ अब हम 30 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। डी डैश हमें ढूंढना है, n2 जहां से लाइट आ रही है, लाइट अब यहां से आएगी कि यहां से आएगी? ओहो, अब क्या ले रहे? n2 इसको ले रहे हैं या इसको ले रहे हैं? 1.5। बेटा हमने क्या कहा था कि आपको इस सरफेस को अवॉइड करना है, तो अब आपका ये वैल्यू n2 बन जाएगी और n1 इज इक्वल टू 1। बस d बाय डी डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1। वैल्यूज पुट करो। d कितना है? 30, d डैश चाहिए, n2 1.5, n1 1। सो यहाँ से d डैश कितना मिल के आएगा? 30 बाय 1.5, पॉइंट हटाता हूँ, ऊपर 10 2, तो d डैश कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। मतलब इस सरफेस से 20 नीचे, इस सरफेस से 20 नीचे, मतलब यहाँ कहीं अब दिखाई देगा 15 प्लस 5 है क्या? नहीं समझ आ रहा है आपको? देखो एक चीज तो मुझे पता है कि कभी भी इमेज मुझे ग्लास के अंदर नहीं दिखाई देगी। प्रूफ मिल गया भाई, ग्लास के बाहर दिखाई दे रही है बट नजदीक दिखाई दे रही है। जब भी हम ग्लास लैब रखते हैं तो चीजें हमें नजदीक एंड मैग्नीफाइड दिखाई देती है। ये उसका प्रूफ कि आपको चीज नजदीक दिखाई दे रही है। क्लियर? सो फाइंड द एपरेंट डेप्थ। अब एपरेंट डेप्थ किसको लेंगे? 20 सेंटीमीटर को लेवे, 15 को लेवे, या 15 प्लस 5 20, किसको लेना है? मतलब तो यस बेटा 20 इज योर फाइनल आंसर। क्यों? देखो ये ग्लास लैब है, ऐसा एपरेंट डेप्थ, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन दिख इतना रहा है। समझ आ रहा है? सो ग्लास लैब के इतना नीचे बट दिख इतना रहा है। सो सरफेस 1 से आप लेंगे 15 प्लस 5, यानी ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? हाँ ऑब्वियसली प्लस 2 करना पड़ेगा बिकॉज हमारी आई और भी 2 सेंटीमीटर ऊपर है। सो फाइनली, या आप ऐसा कह सकते हैं apparent height as seen by the eye is equal to 20 plus 2, 22 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो ठीक है बच्चा, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नोट्स में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसे प्लीज़ अच्छे से एक बार कर लीजिएगा सॉल्व। एंड
पढ़ते रहिए एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।